प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कथन के समर्थन में निम्न तर्क दिए जाते हैं कि गुप्त काल राजनीतिक एकता का युग था। इस काल में भारत को जो राजनीतिक एकता प्राप्त हुई वह इसके पूर्व कभी प्राप्त नहीं हुई थी। राजा कुंवर मुखर्जी ने कहा है कि गुप्त साम्राज्य बड़ा ही सुसंगठित राज्य था, से अपनी सार्वभौम संप्रभुता की छत्रछाया में भारत के बहुत बड़े भाग पर राजनीतिक एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। इस काल का प्रतापी तथा दिग्विजयी सम्राट समुद्रगुप्त था। उसने पूरे भारत को एक सूत्र में आबद्ध किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पिता के साम्राज्य में वृद्धि की और शकों को ध्वस्त करके शकारी की उपाधि धारण की। दूसरा, गुप्त काल शांति तथा सुव्यवस्था का युग था। इसमें प्रजा को अपनी चरमोन्नति का अवसर प्राप्त हुआ। इसी से देश की जो भौतिक और नैतिक उन्नति हुई वह सुव्यवस्थित राजनीतिक दशा का ही परिणाम थी। गुप्त शासन बड़ा ही उदार और दयापूर्ण था। प्रजा को अपनी उन्नति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। बाह्य तथा आंतरिक विपत्तियों से प्रजा की रक्षा करने के लिए राज्य की ओर से पूर्ण व्यवस्था की गई। न्याय की बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई, किंतु कठोर दंड का प्रावधान नहीं किया गया। कृषि की उन्नति की समुचित व्यवस्था की गई। साथ ही औद्योगिक प्रगति के लिए भी प्रयास किए गए। गुप्त सम्राटों ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन कर वास्तव में से स्वर्ण युग बना दिया। राजा की ओर से प्रजा की दैहिक, नैतिक, राजनीतिक उन्नति का प्रयत्न किया गया। गुप्त काल में स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी और स्वशासन को प्रोत्साहन दिया जाता था। गुप्त शासन पर इसलिए गर्व किया जा सकता है कि ये बाद के राज्यों के लिए आदर्श व्यवस्था बन गई। इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना सर्वथा न्यायोचित है। गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का युग था। यह ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार तथा विकास का स्वर्ण युग था। इस काल में न केवल भारत के कोने कोने में ब्राह्मण धर्म का प्रसार हुआ, अपितु इंडो चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह में भी इसका प्रचार हो गया। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होते भी गुप्त सम्राटों में उच्च कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी। वे भारतीय परंपरा के अनुकूल समस्त भारतीय धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे। अतः धार्मिक दृष्टि से भी गुप्त काल स्वर्ण युग था। वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा का युग होने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि वैदिक धर्म तो निष्प्राण सा हो गया था, जिसकी भाषा संस्कृत का विकास नहीं हो पा रहा था। इस काल में गुप्त सम्राटों से फिर से अनुप्राणित किया और राज्य का आश्रय प्रदान करके उसका विकास किया। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञों को कराकर वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। वर्णाश्रम धर्म को पुनर्स्थापित किया। अनेक शैव और वैष्णव मंदिरों का निर्माण करा के परम भागवत होने का परिचय दिया। गुप्त काल में संस्कृत फिर से राष्ट्र की भाषा बन गई और बौद्ध तथा जैन धर्मों के लेखक भी संस्कृत भाषा में ही ग्रंथ रचना करने लगे। साहित्य तथा विज्ञान की उन्नति इस युग में चरमोत्कर्ष पर थी। अतः स्वर्ण युग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस युग में कालिदास साहित्यकारों का सिरमौर था। शेक्सपियर भी उसके समक्ष विशेष महत्व नहीं रखता। गुप्त काल में देश में साहित्य तथा दर्शन का चूड़ांत विकास हुआ। इस युग में अनेक महाकवि, नाटककार तथा दार्शनिक हुए, जिनमें कालिदास के अतिरिक्त हरिशेन, वसुबंधु, विशाखदत्त, वराह मेहर आदि अग्रगण्य हैं। साहित्य की चरमोन्नति के कारण इसकी तुलना अगस्टस, सीजर, एलिजाबेथ और पेरिक्लिस के युद्ध से की गई है। गुप्त काल में भौतिक, आध्यात्मिक तथा दार्शनिक सब प्रकार के साहित्य की उन्नति हुई। विज्ञान की भी बड़ी उन्नति हुई। गणित, ज्योतिष, वैदिक, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान तथा धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। आर्यभट्ट इस काल का बहुत बड़ा गणितज्ञ ज्योतिषी था। वराह मेहर भी इस काल का बड़ा ज्योतिषी था। चरक इस काल के वैद्य थे। कला की भी चरमोन्नति इस काल में हुई। वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्ति निर्माण कला, वाद्य कला, संगीत कला तथा अन्य समस्त कलाओं की उन्नति हुई। अजंता गुफाओं की चित्रकारी, बौद्ध तथा हिंदू मूर्तियाँ, शैव तथा वैष्णव मंदिर, विहार, चैत्य तथा स्तूप इस कला की उच्चता के ज्वलंत प्रमाण हैं। सारनाथ की बौद्ध प्रतिमाएं इस जागरण का उतना ही प्रतिनिधित्व करती हैं जितना कि कालिदास की कविताएं। इसके अतिरिक्त विदेशों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव इस काल में पर्याप्त रूप से पड़ा। गुप्त काल में भारतीय सभ्यता संस्कृति का खूब प्रचार हुआ। विदेशों में भारतीय उपनिवेशों की, सांस्कृतिक उपनिवेशों की स्थापना हुई। जावा की अनुसूची के अनुसार इस काल में गुजरात के राजकुमार ने कई हजार मनुष्यों के साथ समुद्र पार कर जावा उपनिवेश की स्थापना की।
गुप्त काल में पूर्वी द्वीप समूह के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध तथा सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गया। गुप्त काल में सुमात्रा, जावा, बोर्निया, चंपा, कंबोडिया आदि द्वीपों में भारतीय भाषा, साहित्य तथा शिक्षा का खूब प्रचार हुआ। इन द्वीपों में भारतीय सामाजिक प्रथाओं, धर्म, कला तथा शासन पद्धति का अनुसरण होने लगा। डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है कि यदि एक और भारत और दूसरी ओर चीन के बीच कोई सांस्कृतिक एकता विद्यमान है, यदि मूल्यवान स्मारक जो भारत की संस्कृति के गौरव के मुख्य साक्षी हैं, समस्त इंडो चीन, जावा, सुमात्रा, बोर्निया में विकिरण परिलक्षित होते हैं, तो इसका श्रेय गुप्त काल को ही प्राप्त होता है, जिसने भारतीय संस्कृति को बाहर विस्तृत करने की प्रेरणा प्रदान की। इसलिए विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार के दृष्टिकोण से गुप्त काल निस्संदेह स्वर्ण युग है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि गुप्त काल में भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उन्नति हुई वह न तो उसके पूर्व कभी हो सकी थी, न उसके बाद कभी हो सकी। हर्ष के भगीरथ प्रयास करने पर भी भारत पतनोन्मुख होने से न बच सका। डॉक्टर आर एस त्रिपाठी ने लिखा है कि साम्राज्यवादी गुप्त सम्राटों का काल हिंदू इतिहास में प्रायः स्वर्णयुग बताया जाता है। इस काल में कई योग्य, विलक्षण, प्रतिभाशाली शक्तिशाली शासकों ने शासन किया, जिन्होंने उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग का संगठन करके उसे एक राजनीतिक छत्र के नीचे ला दिया और एक व्यवस्थित और उन्नतिशील युग का प्रादुर्भाव किया। इस प्रकार गुप्त काल भारत की सर्वतोमुखी उन्नति का काल था। इसी कारण इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण काल कहा है। स्मिथ ने कहा है कि हिंदू भारत के इतिहास में महान गुप्त सम्राटों का युग जितना सुंदर, संतोषजनक है, उतना अन्य कोई नहीं। साहित्य, कला, विज्ञान की असाधारण मात्रा में उन्नति हुई, तकनीक का विकास हुआ और बिना अत्याचार के धर्म में क्रमागत परिवर्तन संपन्न हुए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।